हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 63 बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन का सलूशन करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग 64वीं 65वीं बीपीएससी 66वीं का प्री 67वीं का री एग्जाम सभी पे हम लोग ने डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग फ्रेंड्स चारों ऑप्शन पे डिस्कशन कर रहे हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से लग जाए। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि भारतीय इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत से रिलेटेड देखेंगे, जो कि 63 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो फ्रेंड्स, इनमें से पक्की ईंट से बनी इमारत है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने की थी। इसकी प्रमुख विशेषता है पक्की ईंट से बनी मकान की प्रावधानता, ठीक है, नगरीय सभ्यता, कास्ट युगीन सभ्यता और अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता, व्यापारी प्रधान सभ्यता आदि, ये सब जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था। तो फ्रेंड्स, मेगास्थनीज है वो सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था तथा यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तकों में इंडिका प्रमुख है, जिसमें मौर्य काल के समाज एवं संस्कृति का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो फिर वो शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास से है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य या कौटिल्य है। ठीक है, धनानंद को हराने में चाणक्य की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके बाद यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। कौन? तो कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया, जो कि काफी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो वो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। इस ग्रंथ को लिखने में पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। त्रिपिटक के अंतर्गत जो है विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक आते हैं। नेक्स्ट, अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य क्या है? तो सुन लेंगे। सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य है प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रस्तुत की गई आचरण संहिता है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह है बहुलोवाद सूत्र से ली गई है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक द्वारा शुरू किया गया था। पुराने में अशोक को जो है वो पुराणों में अशोक को वर्वन कहा गया है। फिर अशोक का धर्म का मूल आदेश है राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता। उपयुक्त सभी तो एक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेखित किया जा सकता है। इसमें फिर तो वो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था तथा यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में जो है वो विभाजित किया है, जो कि निम्न है। कौन? पहला है दार्शनिक, उसके बाद किसान, चारागाह एवं शिकारी, कारीगर एवं व्यापारी है ना, सैनिक, जासूसी निरीक्षक और सभासद या मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो फ्रेंड्स, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य उपाधि धारण किया था, इसी के शासनकाल में फाहियान जो है वो भारत आया था। फाहियान चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की। उन्होंने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में बौद्ध शिक्षा ग्रहण किया। इसकी यात्रा का वर्णन एक महत्वपूर्ण यात्रा वेदांत है। ठीक है, फाहियान ने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए चोल काल प्रसिद्ध था। चोल वंश का संस्थापक जो है वो विजयालय था तथा इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडल या प्रांत में विभाजित था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र वन के शासनकाल में हुआ था। वर्तमान पंचायती व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन का आधुनिक रूप जो है वो चोल साम्राज्य की ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो फ्रेंड्स, वो क्या कहलाते हैं? वो गोपुरम कहलाते हैं। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम के नाम से जाना जाता है। यह हिंदू मंदिरों के स्थापना का प्रमुख अंग है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं फ्रेंड्स मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड आपके 63 बीपीएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो है वो हम्पी में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं मुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। विजय साम्राज्य का अवशेष हम्पी कर्नाटक से प्राप्त किया जा सकता है। हम्पी के अवशेष को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वह है फ्रेंड्स बलबन। थ्योरी ऑफ किंगशिप सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया था। यह सिद्धांत ईरानी सिद्धांत पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, ठीक है, तथा किसी को भी सुल्तान की आलोचना करने का अधिकार नहीं है।
इस सिद्धांत को सफल बनाने के लिए इसने सिजदा एवं पैबोस जैसी प्रथा शुरू की। भारत में पारसी त्यौहार नौरोज का प्रारंभ बलबन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स, भारत में कागज का प्रयोग है वो 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। प्रमुख इतिहासकारों के अनुसार भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से हुआ था। सर्वप्रथम कागज का प्रयोग चीन में हुआ था। भारत में कागज उद्योग का शुभारंभ जो सर्वप्रथम मुगल काल में कश्मीर के सुल्तान जेउल अब्दीन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो फिर वो अकबर के दरबार में हुआ था। पुर्तगाली चित्रकारों द्वारा मुगल दरबार में अकबर के समय यूरोपीय चित्रकार पेश की गई थी। अबुल फजल ने चित्रकार के यूरोपीय शैली की जमकर प्रशंसा की है। ठीक है, मुगल शासक जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, इसके दरबार में कई प्रमुख चित्रकार रहते थे, जिसमें अब्बुल हसन, मुस्ताद मशहूर और विशन दास आदि प्रमुख थे। ये सभी जो है जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो उस टाइम में भारत में किसका शासन चल रहा था? तो फिर वो अकबर का शासन चला था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में हुई थी। इस समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासनकाल था। अकबर का कार्यकाल जो है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक का था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से चार्टर हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड आपके 63 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी पहलुओं में डिस्कस करने का प्रयास करना है। यहाँ निम्नलिखित में से किस देशी रियासत के अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो फिर वो है ग्वालियर है। अंग्रेजों ने ग्वालियर रियासत को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। अंग्रेजों द्वारा सिंध को जो फिर वो 1843 ईस्वी में, अवध को जो फिर वो 1854 ईस्वी में ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल किया था। डलहौजी के व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत सतारा को जो फिर वो 1848 ईस्वी में, संभलपुर को जो है वो 1849 ईस्वी में, और झांसी को जो है वो 1853 ईस्वी में, और नागपुर को 1854 ईस्वी को ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल किया गया था। ग्वालियर को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? फ्रेंड्स सुन लेंगे। महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून को निरस्त करने हेतु सत्याग्रह जो है वो 1930 ईस्वी में चलाया गया था। यह सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक कदम था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना था। नमक कानून को निरस्त करना था एवं आम लोगों की आर्थिक राहत पहुंचाना था। आम लोगों को क्या तो आर्थिक राहत पहुंचाना था। एक से अधिक विकल्प सही है, तो ऑप्शन एक और सी, ए वन और सी सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो अली मुस्लियार ने किया था। यह विद्रोह का मुख्य कारण था किसानों से वसूली की जा रहा अधिक लगान की दरें थी, परंतु बाद में यह विद्रोह सांप्रदायिक कारणों से अधिक विस्तारित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो फिर वो बंगाल विभाजन के विरोध में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू की गई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में हैदर राजा तथा मद्रास में जो है वो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो फिर वो है मार्ले मिंटो को। ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। 1909 में मार्लो मिंटो भारत के वायसराय थे और लॉर्ड मिंटो की इस गतिविधियों के कारण राजेंद्र प्रसाद ने उसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, ठीक है, तैयब जी और के.टी. तेलंग, ठीक, ने किया था। यह संगठन भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने और भारत का उत्थान करने के लिए अपनी संस्कृति को अपनाने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। फिरोज शाह मेहता के द्वारा एक अंग्रेजी समाचार पत्र जो है द बम्बई क्रॉनिकल में भी शुरू किया था। फिरोज शाह मेहता जो है वो द बम्बई क्रॉनिकल अखबार भी शुरू किया था, अंग्रेजी समाचार पत्र। नेक्स्ट टॉपिक में से क्या होगा? एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना किसने की थी? तो फिर वो लॉर्ड कर्जन ने की थी। नवंबर 1904 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसके अंतर्गत जो है 17 से 20 वर्षों के युवाओं को कैडेट से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो फिर वो मदन लाल ढींगरा को। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था। कर्नल वायली भारतीय सेना का एक अवकाश प्राप्त अधिकारी था, ठीक है, जो लंदन में रहता था। मदन लाल ढींगरा को इसके हत्या के आरोप में 17 अगस्त 1909 ईस्वी को पेटविले जेल में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्च आयुक्त के पद का किस अधिनियम से
सृजन हुआ था? फिर वो भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेक्सपोर्ट सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय उच्च आयोग का पद सृजन किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में जो है वो वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन उपयुक्त में से एक से अधिक में भाग नहीं लिया था। देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने प्रथम तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी शामिल हुए थे। तीनों गोल सम्मेलन जो क्रमशः 1930 है ना, 1931 और 1932 में आयोजित की गई थी, इसमें मुस्लिम लीग तथा भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो फ्रेंड्स, उन्होंने 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने 1924 में की थी। यह एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसी अधिनियम में स्वराज पार्टी का पुनः कांग्रेस में विलय हो गया था और मुस्लिम लीग जो है वो पृथक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो फ्रेंड, वो है वेवेल। वेवेल जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी लॉरेंस, क्रिप्स और एलेक्जेंडर ये सभी जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 ईस्वी में भारत पहुंचा था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय नेता को यह विश्वास दिलाना था कि सरकार संवैधानिक मामले पर हस्तक्षेप हेतु तैयार है। इस मिशन की अध्यक्षता पैंथिक लॉरेंस ने की थी। ठीक है, और इसके अन्य सदस्य थे वो स्टोफोर्ड, क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर। ठीक है, वेवेल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव और नेवर पंपलेट किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, नाव और नेवर पंपलेट जो वो रहमत अली ने लिखा है। चौधरी रहमत अली के द्वारा नाव और नेवर पैम्पलेट को लिखा गया है। यह पैम्पलेट के माध्यम से चौधरी रहमत अली एक अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग करते थे तथा उन्होंने नारा दिया था, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह पैम्पलेट का पहला प्रकाशन जो है वो 1933 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो फ्रेंड, विलियम बेंटिंक है ना। भारत में सती प्रथा को उन्मूलन हेतु राजा राम मोहन राय ने काफी प्रयास किए, जिसके प्रयास स्वरूप जो है इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालिक अंग्रेजी सरकार को जो है सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। सती प्रथा को भारत में पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। यह प्रथा को विनियमन जो है 17 के द्वारा अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो फिर वो 1900 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम को 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। कर्जन ने इस अधिनियम को पारित कर पंजाब के किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया था। इस अधिनियम के अंतर्गत किसानों की सुविधा हेतु सरकारी समिति तथा कृषि बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो फिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य विभाग की स्थापना 1947 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य भारत में रियासतों के प्रवेश को सुरक्षित करने, भारत के राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स बिहार विशेष से रिलेटेड आपके 63 बीपीएससी में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सभी पे डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो फिर वो पूर्णिया जिला जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ बिहार के जो है वो 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो कि है, देखिए है ना, ये भारत का मैप ले लेंगे। ठीक है, सॉरी बिहार का, देखिए पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सभी जो है 7 जिले जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल पूर्णिया जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है कौन? तो पूर्णिया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देश एवं राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार राज्य के जिले देख लेंगे। फिर नेपाल के साथ जो है वो 7 जिला जो है बिहार का सीमा साझा करता है। वही उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला जो है वो सीमा साझा करता है। झारखंड के साथ भी फिर 8 जिला है जो बिहार का झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल से फिर वो 3 जिला है जो बिहार का पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? फ्रेंड्स सुन लेंगे, बिहार के 2 प्रमुख स्थल को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। वर्ष 2002 में जो है वो बोध गया, है ना, बोध गया बिहार, है ना, बोध महाबोधि मंदिर बोध गया को, तथा 2016 में जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो फिर वो बिहार में स्थित है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर बिहार राज्य के बाढ़ शहर में स्थित है। इस परियोजना में को जो है मेगा पावर प्रोजेक्ट नाम दिया गया है तथा इसका स्वामित्व जो है भारतीय ऊर्जा कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पास है। नेक्स्ट, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था?
तो फिर वो 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इस संगठन का विस्तार वर्ष 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में हुआ था। प्रांतीय किसान सभा का गठन किसानों की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो फिर वो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार तथा उड़ीसा दो अलग अलग राज्य बने थे। ठीक है, वर्ष 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि भूमि की जोत का औसत आकार दूसरों राज्य की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। देखिए, केरल के बाद भारत में राज्यों में दूसरा सबसे कम कृषि भूमि जोत का आकार बिहार का है। वर्ष 2010-11 के कृषि जनगणना के अनुसार भारत में परिचालन अधिग्रहण की कुल संख्या जो वो 1.15 हेक्टेयर के औसत आकार के साथ जो है 138.35 है ना थी। बिहार में भूमि अधिग्रहण का औसत आकार जो है वो 0.39 हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो फ्रेंड्स वो है अपना बिहार। बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्य की तुलना में काफी कम है। 2018 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 38,546 रुपया थी, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है? तो फ्रेंड्स वो है न्यूनतम, है ना। वर्ष 2018 में बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली खपत लगभग 276 किलोवाट थी। वर्ष 2012-13 में यह 120 किलोवाट थी। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में बिजली आपूर्ति एवं खपत में काफी वृद्धि हुई है। बिहार में बिजली उपभोग जो है सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई? तो फिर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 सॉरी 16-17 के अनुसार बिहार राज्य में सड़क घनत्व जो वो 201.5 थी, जो राष्ट्र आंकड़े 371.9 से काफी कम है। ठीक है, बिहार की तुलना में यूपी में जो है वो कितना है तो 198, वही बिहार में 168, ठीक है, सड़क घनत्व कम है। ठीक है, अतः इसमें जो कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फिर वो है पुनपुन नदी। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, तो वो है पुनपुन नदी। देखिए, पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है। पुनपुन गंगा की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम जो है वो झारखंड के पलामू जिले में है। ठीक है, दक्षिण से गंगा की सहायक नदी जो कि कौन कौन है देख लेते हैं। चौसा, कर्मनाशा, बनास, सोन, पुनपुन, है ना, फल्गु, गिरवा, ये आदि नदियां जो है वो गंगा से जो है वो दक्षिण से आके मिलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो फ्रेंड वो उत्तर बिहार की जलवायु जो है CWG से प्रदर्शित की जाती है। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु जो है वो CW, है ना, CWG से दर्शाया जाता है। इसी वर्गीकरण के अनुसार बिहार में अधिकांश भाग में CWG और AW में विभाजित अंतर्गत आते हैं। वह दक्षिण बिहार को जो है वो AW, ठीक है, जलवायु में वर्गीकृत किया गया है कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो फिर वहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा चंपारण जिले में नवीन जलोढ़ मुद्रा बहुलता से पाई जाती है। इसे खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। इसका निर्माण नदियों के निक्षेपण से द्वारा होता है। ठीक है, देखिए, जो नवीन जलोढ़ मुद्रा होता है ना उसे खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मुद्रा होता है उसे फ्रेंड्स बांगर कहते हैं, जो दक्षिण बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है? तो फिर अपना पूर्णिया। देखिए, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में जूट का उत्पादन पूर्णिया जिले में किया जाता है। पूर्णिया जिले के पूर्वी भाग में नदियां एवं प्राकृतिक स्रोत से बने कभी न सूखे वाले दलदली क्षेत्र मिलते हैं तथा यह क्षेत्र जूट उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो फ्रेंड्स त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर स्थित है। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार के चंपारण जिले में गंडक नदी पर किया गया है। इस परियोजना के तहत त्रिवेणी घाट के पास गंडक नदी पर एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है। बैराज से बिहार में जो है त्रिवेणी, तिरहुत और दोस नहर निकाली गई है। तीनों याद रखेंगे फ्रेंड्स, है ना, सेट में मिलता है त्रिवेणी, है ना, उसके बाद तिरहुत और दोस, है ना, सॉरी, और दोन, है ना, ये 3 नहर निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का जो है मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो फिर वो है पावापुर। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर को जो है वो 72 वर्ष की आयु में पावापुर में, है ना, परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। पावापुर शहर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिर वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार दक्षिण बिहार में रोहतास जिले में स्थित है। यह पठार विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है तथा यह पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम है ओंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। किसानों में चेतना के प्रसार हेतु उन्होंने ओंकार नामक पत्रिका है ना का प्रकाशन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? फिर वो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। वर्ष 1913 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो 1922-23 में श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, तथा शाह मोहम्मद जुबेर ने के प्रयासों से मुंगेर किसान सभा का गठन किया गया था। श्री कृष्ण सिंह को किसान सभा का उपाध्यक्ष तथा जुबेर शाह को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे? तो फ्रेंड वो जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण को सचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो फ्रेंड्स बिहार से भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा बनाया गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त देखेंगे फिर तो एन सिन्हा, ठीक है, उसके बाद जगजीवन राम, है ना, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद तो देख लिए। ये सभी उपयुक्त में से ये सभी जो है वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। कौन कौन? तो एन सिन्हा, जगजीवन राम, ठीक है फ्रेंड्स, सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स मोहम्मद यूनिस ने किया था। 1 अप्रैल 1937 को फ्रेंड्स मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन बिहार में किया गया था। ये 3 माह तक प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है, पद पर बने रहे एवं असेंबली में बहुमत साबित न कर पाने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद जो है वो श्री कृष्ण सिंह नए सरकार का गठन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो फ्रेंड देखिए, वर्ष 1824 से 1948 तक पटना स्थित गांधी मैदान का नाम पटना लॉन था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो यह मैदान आंदोलनकारियों का प्रमुख केंद्र बना रहा। गांधी जी के निधन के बाद इसके सम्मान में वर्ष 1948 में इसका नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था। फ्रेंड उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो फ्रेंड्स बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फ्रेंड्स भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड आपके 63 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सही हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो फ्रेंड्स इनमें से अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की स्थापना 1977 ईस्वी में किया गया था। इस समिति ने यह सिफारिश किया था कि विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में न्याय पंचायत का निर्माण होना चाहिए तथा इसकी अध्यक्षता एक योग्य न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश की थी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो फिर वो सार्वजनिक अनुशंसा का रख रखाव जो फिर वो स्थानीय स्वशासन के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। देखिए, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता है, जबकि इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, है ना, जनोपयोगी सेवा, है ना, आदि आते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो फ्रेंड्स पंचायती राज प्रणाली जो वो राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है तथा इससे जुड़े सभी तरह के विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है। वर्तमान में राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत जो है वो कृषि, ठीक फ्रेंड्स, है ना, सॉरी, राज्य सूची के अंतर्गत कृषि, सिंचाई, सड़क, वन, जिला अस्पताल आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों की जो है 50% आरक्षण को जो है वैध किया है? तो वो है फ्रेंड्स बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम बिहार राज्य ने वर्ष 2006 में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया था। वर्तमान समय में ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड समेत कई ऐसे राज्य हैं जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक
पेश किया जा सकता है? एंड वो केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान में धन विधेयक का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। यह विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस विधेयक में भारत की संचित निधि के व्यय से संबंधित प्रावधान होते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो वह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय तत्वा अथवा भावना में जो है वो एकात्मक माना गया है, परंतु प्रमुख संविधानविदों इस पर अपना जो है वो अलग मत है। अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान एकात्मक और संघात्मक है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारतीय संविधान जो है वो परिसंघीय है, जबकि केसी व्हीलर ने के अनुसार भारतीय संविधान जो है वो अर्धसंघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो फिर वो राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(6) में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित बातें का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो फिर वो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 64 में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो फिर वो लोकसभा के प्रति। भारत के प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा वे सामान्यतः लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो फिर वो 25 वर्ष। भारतीय संसद का निर्वाचन राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर होता है। संसद जो है वो ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है भारतीय संसद। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 84(b) में यह कहा गया है कि लोकसभा सदस्य बनने हेतु सदस्यों की न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के सदस्य के बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होती है। वही राज्य की विधानसभा में सदस्य बनने के लिए उसकी भी न्यूनतम आयु क्या तो 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो है मंत्रिमंडल सचिव होता है। भारत में कैबिनेट सचिव केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। ठीक है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय भारतीय प्रशासनिक सेवा के तहत सभी नागरिक सेवाओं के पदेन प्रमुख होते हैं। कौन? तो मंत्रिमंडलीय सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फ्रेंड्स भारत का भूगोल में फ्रेंड्स 63 बीपीएससी में जो एग्जाम पूछा गया था क्वेश्चन है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं स्त्री दोनों साक्षरता प्रतिशत किस राज्य में न्यूनतम है? तो फिर वो बिहार में न्यूनतम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष एवं स्त्री साक्षरता की दृष्टि से बिहार सबसे निचले पायदान पे है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य बिहार, जहाँ पे पुरुष जो साक्षरता दर है वो 71.2% है। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जो है वो 72.6, आंध्र प्रदेश में 74.9 है। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य बिहार है, जहाँ महिलाओं की साक्षरता 51.5% है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो फ्रेंड्स भारत के आंध्र प्रदेश में कपास का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होता है। लेकिन फ्रेंड्स करंट के डाटा के अनुसार देखा जाए तो गुजरात में जो है वो कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में जो है वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। दिए गए विकल्प में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं वो मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो फ्रेंड वो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ या अलुवियल उस मृदा को कहते हैं जो जल के द्वारा बहकर लाए गए गाढ़ के निक्षेपण से बनती है। देश में 40% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा जहां प्रति वर्ष बाढ़ आती है उसे खादर कहते हैं, जबकि पुरानी जलोढ़ मृदा को जो अब बाढ़ की पहुंच से दूर है उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है? तो फिर वो है, देखिए मार्च 2020 के आंकड़े के अनुसार देश में कुल विद्युत उत्पादन जो है वो 12.3% भाग जो है जल विद्युत उत्पादन के अंतर्गत आता है। तो 12.3%। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना जो है वर्ष
डेमोग्राफी डेविएंट के नाम से जाना जाता है? तो फिर वर्ष 1921 का जनगणना। भारत के सांख्यिकी इतिहास में वर्ष 1921 को द ग्रेट डिवाइडेड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वर्ष 1911 से 1921 के बीच भारत में जनसंख्या वृद्धि दर जो वो माइनस में रही, -0.3%, जो कि नकारात्मक रही। इसके कई कारण थे, जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि। वर्ष 1921 से 1931 के बीच जो है जनसंख्या दशकीय वृद्धि जो है 11% रही। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो फिर वो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में स्थित है, जिसके कारण इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर में लगभग 919 सूती वस्त्र मिल है, जो राज्य के कुल मिलों का 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? वह केरल। भारत का केरल सर्वाधिक रबर का उत्पादक करता है। इसके अलावा तमिलनाडु एवं कर्नाटक भी मुख्य रूप से रबर का उत्पादन करते हैं। लेटराइट मिट्टी रबर उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। कौन? तो लेटराइट मिट्टी। भारत में रबर उत्पादन के मामले में विश्व का जो है चौथा स्थान पे है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है? तो फ्रेंड्स हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इलाहाबाद को जो है हल्दिया से जोड़ता है। यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 1916 के लागू होने के बाद देश में राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल संख्या जो 111 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिर वो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित क्षेत्री मुख्य रूप से तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में तांबा उत्पादन में प्रथम जो है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान, भंडारण की दृष्टि से क्षेत्रीय राजस्थान प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फ्रेंड्स विश्व का भूगोल से रिलेटेड आपके 63 बीपीएससी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो फ्रेंड 10,000 ईसा पूर्व में ऐसा माना जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या करीब 1 मिलियन थी, जो कि 5,000 ईसा पूर्व में बढ़कर 5 मिलियन के करीब हो गई थी। इस प्रकार 1000 ईस्वी पूर्व यह बढ़कर करीब 50 मिलियन हो जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट किसके मध्य पाया जाता है? तो फ्रेंड्स कोकोस प्लेट जो है वो मध्य अमेरिका एवं प्रशांत प्लेट के बीच पाया जाता है। कोकस प्लेट विश्व में प्रमुख 6 और छोटे 20 छोटे छोटे प्लेट हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट ब्राउन निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो फिर रस्ट ब्राउन संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है लौह उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसके अंतर्गत जो है ग्रेट लेक्स प्रदेश है ना, ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो वह है सेंटोस। सेंटोस ब्राजील का एक समुद्री बंदरगाह है, जहां से विश्व के सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किया जाता है। इस कारण इसे विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके 63 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्र आय की गणना का एक समस्या है। राष्ट्र आय की गणना में एक समस्या है। तो फ्रेंड्स असंगठित क्षेत्र है वो भारत में राष्ट्र आय की गणना की एक समस्या है। भारत में राष्ट्र आय की गणना में असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्था को प्रस्तुत नहीं किया जाता, जिससे कई बार इसके मौद्रिक मूल्य का मापन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि पुनर्वृत्ति प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है? तो फिर वो कृषि तथा ग्रामीण राष्ट्र बैंक। कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा भारत में कृषि वित्त प्रदान किया जाता है। कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को नाबार्ड, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्र बैंक के द्वारा वित्त आधार प्रदान किया जाता है। इसलिए नाबार्ड को कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु पूर्ण वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च संस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है? तो फ्रेंड्स वो है 42%। 14वें वित्त आयोग ने 15 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसकी सिफारिश के अनुसार जो है कुल संघ कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा जो है वो 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया था। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है 2015 से 2020 तक था। अभी जो है वो 15 वित्त आयोग चल रहा है। इसके अध्यक्ष जो है NK सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं, और इसका कार्यकाल जो है 2026 तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव उच्चतम है? तो फिर वो है सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव उच्चतम रहा है। मार्च 2020 तक जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में शीर्ष 5 क्षेत्र सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर व्यापार, दूरसंचार तथा होटल एवं पर्यटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमांत कृषि भूमि
जोत का आकार है। तो फ्रेंड्स भारत में सीमांत कृषि भूमि क्षेत्र जोत का आकार होता है 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। भारत में जोत एवं उसके आकार को कृषि गणना 2015-16 के अनुसार सीमांकन किया गया है। देखिए, सीमांत कृषि जोत जो है वो 1 हेक्टेयर से कम होता है। छोटे जोत जो है वो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के मध्य होता है। आध मध्यम जोत जो है वो 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के मध्य होता है। और मध्यम जोत जो है वो माध्यम जोत जो है वो 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर होता है। और बड़े जोत का आकार जो होता है वो 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। ध्यान रखें, तो सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है तो फिर वो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश जो है वो वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी के विनिवेश के अलावा अन्य सभी विकल्प, आयात शुल्क में कमी, ठीक फ्रेंड्स, आयात लाइसेंस का उन्मूलन प्रभाव, है ना, उसके बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मूलन प्रभाव, ये सभी जो है वो वैश्वीकरण के लिए आवश्यक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अर्धशोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? तो फ्रेंड्स भारत में अर्धशोधन निवारण अधिनियम जो है वो 2005 ईस्वी में लागू हुआ। भारत में अर्धशोधन निवारण अधिनियम 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य काले धन को सफेद करने से रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? तो फ्रेंड्स ट्रिम से बनता है व्यापार संबंधी निवेश उपाय, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रिम्स का पूर्ण रूप है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ट्रेड ट्रिम्स, डब्ल्यूटीओ के द्वारा किया गया समझौता है जिसका संबंध कुछ शर्तों या प्रतिबंधों से है जिसे कोई देश अपने यहाँ विदेशी विनियोगों के संबंधों में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग अस्तित्व में आया था। भारत में 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं एवं वर्तमान, है ना, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी हैं। इसके सीईओ कौन है? तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बढ़ाकर किस वर्ष कर दिया गया है? तो फिर वो 2011-12 कर दिया गया है। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बढ़ाकर 2021-22 कर दिया गया। आधार वर्ष 2011-12 जो है 7वें संशोधन है। इससे पूर्व निम्न आधार वर्ष संशोधन किए जा चुके हैं, ठीक फ्रेंड्स, जो कि है 1952-53 को बदलकर 1961-62 कर दिया गया। फिर 1970-71 को 1981-82 कर दिया गया। 1993-94 को 1904-5 कर दिया गया था, जो अब हो गया है 1911-12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो फिर वो है अक्षमता उपागम। अक्षमता उपागम के विकास से आत्मसेन का अमूल्य योगदान है। सक्षमता उपागम का मूल उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी लक्षणों का विकास एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना है। प्रोफेसर आत्मसेन को कल्याण अर्थशास्त्री के रूप में वर्ष 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो फ्रेंड गुल्लक बच्चा बैंक जो है वो पटना में है। पटना के सैदपुर स्थित किलकारी बाल भवन में संचालित गुल्लर बच्चा बैंक बच्चों में पैसा बचत करने की सोच विकसित करने के साथ साथ उसे छोटे उम्र में बैंकिंग से जोड़ने के लिए बैंकिंग से भी जोड़ा जा रहा है ना, जोड़ रहा है ये गुल्लर बच्चा बैंक से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, अब हम लोग फ्रेंड्स फिजिक्स से रिलेटेड आपकी 63 बीपीएससी एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सही पे हम लोग डिस्कस करना है। फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा है। तो फ्रेंड देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है, ठीक है, जो मानव द्वारा देखा जाता है। इस श्रृंखला के विकिरण में दृश्यमान प्रकाश कहा जाता है ना। इसकी तरंग दैर्घ्य की सीमा जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। तो फिर वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। देखिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के प्रयोग से बने क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग घड़ी में किया जाता है। SiO2 पृथ्वी की ऊपरी सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो रेत का मुख्य घटक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के उपयोग का मुख्य कारण इसकी पाइजोइलेक्ट्रिक गुणवत्ता और स्थिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन होती है। तो फ्रेंड्स ब्रोमीन जो है एक लाल द्रव होती है। ब्रोमीन हेलोजन वर्ग का सदस्य है। यह गहरा लाल तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील एवं जल में अल्प विलय होता है। तो ब्रोमीन। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन जो है वो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ा जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला वेल्डिंग तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। तो फिर वो जस्ते की परत होती है। लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए उस पर
जस्ते की परत, पतली परत चढ़ाई जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, तो फिर वो है सल्फोनेट है। देखिए डिटर्जेंट जो है लंबी श्रृंखला वाली वसीय अम्ल के एल्कीन सल्फेट या सल्फोनेट या अमोनियम लवण होते हैं, जिस इसमें साबुन के सभी गुण होते हैं किंतु यह साबुन नहीं होते हैं। यह मधु और कठोर दोनों जल में उपयोगी है। यह जल का पृष्ठ तनाव घटाकर अपमार्जन सतहों को साफ करते हैं। ठीक है, वॉशिंग पाउडर को शुष्क रखने के लिए सोडियम सल्फोनेट तथा सोडियम सिलिकेट मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, तो फ्रेंड वह तत्व देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए पसीना मुक्त पानी होता है किंतु इसमें खनिज होता है, ठीक है, खनिज होता है, अम्ल होता है, यूरिया होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, आदि तत्व भी पाए जाते हैं, ठीक है, पसीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो फ्रेंड्स नीला थोथा जो है उसे कॉपर सल्फेट कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। इसका रासायनिक नाम होता है CuSO4 5H2O। यह एक महत्वपूर्ण यौगिकीय कार्बन लवण है जो कीटनाशकों, रोगाणुनाशकों, बाल रंगने हुई डाई, चमड़े और वस्त्र के प्रसंस्करण आदि में उपयोग किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो फ्रेंड्स वो है न्यूक्लियस कहलाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण हैं। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसमें जिसे फ्रेंड नाभिक कहा जाता है। धनावेशित नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कारण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश तथा न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था से परिवर्तित नहीं होती। कपूर का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, इनमें से प्लेटिनियम जो है वो सबसे भारी धातु है। यहाँ भारी धातु का घनत्व देखते हैं, देखिए सबसे हल्का धातु देखेंगे घंटों कौन है, धातु सबसे हल्का तत्व कहे या अधातु कहे वो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु कहें तो वो लिथियम होगा। सबसे भारी तत्व कहें तो आर्सेनिक होगा और सबसे विषैले धातु कहेंगे तो प्लूटोनियम होगा, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो फ्रेंड्स स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है जो धातु के गुणवर्धनों को बेहतर बनाता है। लोहे में कई प्रकार के धातु एवं अधातु मिलाए जाते हैं। स्टील में जो है वो स्टेनलेस स्टील में जो है क्रोमियम भी होता है, ठीक फ्रेंड्स, देखिए क्रोमियम भी हो गया, उसके बाद निकेल भी होता है, ठीक है, और मिलकर जो है जंगरोधी बनाता है जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इस प्रकार स्टेनलेस स्टील में अलग अलग तत्वों के मिलकर टंगस्टन स्टील, सिलिकॉन स्टील, कोबाल्ट स्टील, मैग्नीज स्टील, निकेल स्टील आदि बनाया जाता है। तो क्रोमियम, निकेल, लोहा है ना, ये सभी होता है ना। तो फ्रेंड्स देखिए लोहा भी हो गया है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, तो फिर वो जिप्सम के रूप में। देखिए कैल्शियम सल्फेनेट जिसे CaSO4 2H2O को जिप्सम कहते हैं, इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में होता है। फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस 120 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को गर्म करने से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों के प्लास्टर में, मूर्ति निर्माण में, दांत चिकित्सा तथा अलंकरण कार्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं वह कहलाते हैं, वो अल्कीन कहलाते हैं। हाइड क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम है, तो फ्रेंड्स सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड तथा रासायनिक फार्मूला जो है CH3COOH होता है। इसका IUPAC नेम एथेनोइक एसिड है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है ना। एसिटिक एसिड का उपयोग जो है एसीटोन बनाने में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, फ्रेंड्स कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में विद्युत अपघटन के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। बैटरियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक बैटरी से अभिक्रिया केवल एक बार होती है, फलतः पुनः प्रयोग नहीं होती, जैसे शुष्क सेल। द्वितीयक बैटरी विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः अवशोषित कर बार बार प्रयोग में लाया जाता है, जैसे लेड संचालन बैटरी जिसमें 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन विद्युत अपघटन का कार्य करता है। तो बैटरी दो प्रकार का होता है, एक चार्जेबल जो चार्ज कर करके यूज करते रहिए उसे कहते हैं द्वितीयक बैटरी, एक प्राइमरी बैटरी होता है जो एक बार चार्ज एक बैटरी यूज किए खत्म हो गया तो खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस, तो फ्रेंड सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर गैस कार्बोनेटेड वाटर भी कहा जाता है।
इसके बोतल खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जिसे उच्च दाब पर सोडा बोतल में घोला गया होता है। यह प्रक्रिया पानी में बुलबुलाहट का कारण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो फिर वो है कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वितीयक द्वीपिका के बी कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। यह कोशिका में ग्लूकोज के ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। क्योंकि ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक अपरूप है, अतः इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट के मोटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह तथा अति श्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, जिससे जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? तो फ्रेंड पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित बीमारी के उपचार में होता है। उदाहरण पेनिसिलिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, टेरामाइसिन, एक्टिडी सल्फाडाइजिन आदि, जबकि एस्पिरिन तथा पैरासीटामोल जो है बुखार शरीर दर्द निवारण में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो फिर ये चावल। चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। चावल में जो है वो 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है वो समसामयिकी मतलब करंट अफेयर्स आ गया। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अभी 63 बीपीएससी का जो अब करंट अफेयर वो तो प्रासंगिकता नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, हम लोग का इसी चैनल पे ना एसपीडी करंट अफेयर्स का 800 एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लोग करा चुके हैं। ठीक है, और ईड्यूटेरिया है ना, ईड्यूटेरिया का फ्रेंड है ना अर्धवार्षिकी जो जनवरी 2023 से जून जुलाई 2023 तक का करंट अफेयर्स है फ्रेंड, उसको इस चैनल पे हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही बिहार ओरिएंटेड एग्जाम के लिए यूडिटेरिया का बिहार स्पेशल करंट बुक जो है फ्रेंड, उसको भी हम लोग डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं इसमें। अगर फ्रेंड्स आप लोग वो सब देख लेते हैं फ्रेंड, आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा वो करंट अफेयर्स। ठीक है, अब हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं। फ्रेंड्स, 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 142 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 143 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 140। नेक्स्ट 144 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 7। नेक्स्ट 145 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई 11। नेक्स्ट 146 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए 3 किलोमीटर। नेक्स्ट 147 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 4096। नेक्स्ट 148 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी 15। नेक्स्ट 149 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट 150 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, तो आज हम लोग का बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का फ्रेंड्स हम लोग 67th बीपीएससी से कराते हुए अब हम लोग 63 पे डिस्कस आज हम लोग करने का प्रयास किए। इसी तरह हम लोग फ्रेंड जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम लोग बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस लगाते रहेंगे। साथ ही फ्रेंड्स इस चैनल पे करंट अफेयर्स का भी सीरीज चल रहा है, आप लोग जोर देखेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और बिहार पुलिस का भी हम लोग सेट प्रैक्टिस और बिहार एसआई का भी सेट प्रैक्टिस रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।